अदृश्य अनुवादिका। अध्याय 1। अदृश्य दिनचर्या। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा, जैसा कि पिछले 5 वर्षों से हर दिन होता था। मार्ता सांताना ने लिस्बन की बाहरी इलाके में अपने छोटे से घर के कमरे में आंखें खोली, उस परिचित दिनचर्या का बोझ महसूस करते हुए जो उसका इंतजार कर रही थी। 47 साल की उम्र में वह अदृश्यता की आदी हो चुकी थी, हर जगह उपस्थित रहने की उस अजीब क्षमता के बिना किसी को वास्तव में उसे देखे। उसने उस नीली वर्दी को पहना जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी, सफाई के सामान के साथ अपना बैग उठाया और बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। शहर के केंद्र तक 1 घंटे की यात्रा के दौरान वह खिड़की से बाहर अभी भी सुनसान सड़कों को देखती रही, यह सोचते हुए कि जीवन ने उसकी जवानी में कल्पना से कितनी अलग दिशा ली है। वह सुबह 6:15 बजे टोरेस एंड एसोसिएट्स की व्यावसायिक इमारत पहुंची। कांच और स्टील की यह प्रतिबिंबित इमारत सुबह की पहली रोशनी को दिखा रही थी, भव्य और ठंडी। मार्ता ने रात्रिकालीन चौकीदार को नमस्ते कहा, जिसने बमुश्किल अखबार से नजर उठाई और लिफ्ट की ओर बढ़ी जो उसे 12वीं मंजिल रिकार्डो टोरेस के राज्य तक ले जाएगी। कार्यालय घमंड का एक स्मारक था। इतालवी चमड़े का फर्नीचर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग, शहर का एक विशेषाधिकार प्राप्त दृश्य। मार्ता ने अपनी सूक्ष्म दिनचर्या शुरू की, कचरे की टोकरियां खाली की, फारसी कालीनों पर वैक्यूम चलाया, हर सतह को तब तक साफ किया जब तक वह चमक न जाए। हर गति सटीक थी, वर्षों के अभ्यास का फल। 8:30 बजे पहले कर्मचारी आने लगे। वे उसके पास से इस तरह गुजरते थे जैसे वह फर्नीचर का हिस्सा हो। कुछ अधिक शिष्ट लोग विचलित होकर गुड मॉर्निंग बुदबुदाते, अन्य तो वह भी नहीं। मार्ता ने परेशान न होना सीख लिया था। वास्तव में यह अदृश्यता कभी कभी एक फायदा थी। वह बातचीत सुनती, गतिशीलता का निरीक्षण करती, उस कॉर्पोरेट दुनिया को कई लोगों से बेहतर समझती थी जो उसमें काम करते थे। जब लिफ्ट के दरवाजे धातु की आवाज के साथ खुले तो उसे पता चल गया कि दिन अलग होगा। रिकार्डो टोरेस तूफान की तरह निकला, उसके कदमों की आवाज संगमरमर के गलियारे में गूंज रही थी, उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी जो स्थायी लगती थी। 52 साल की उम्र में रिकार्डो ने एक रियल एस्टेट साम्राज्य बनाया था, लेकिन इससे उसे शांति नहीं मिली थी। सेंद्रा, वह अपने कार्यालय पहुंचने से पहले ही अपनी सचिव के लिए चिल्लाया, मुझे फ्रांसीसी डेवलपर के सभी अनुबंध 10 मिनट में मेज पर चाहिए और किसी को मिलानो को तुरंत फोन करना होगा। मार्ता सफाई जारी रखती रही, लेकिन उसके कान, भाषाई बारीकियों को पकड़ने के लिए दशकों से प्रशिक्षित, ने उस फ्रांसीसी उच्चारण को दर्ज किया जिसकी नकल रिकार्डो कुछ मिनटों बाद फोन पर करने की कोशिश कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से निराश था, फोन पर बात करते समय हिंसक रूप से हाथ हिला रहा था। नहीं, मैं समझ नहीं रहा। धीरे बोलिए, रिकार्डो फोन में चिल्लाया। डेलाई दे सक्सेशन का मतलब क्या है? यह क्या मतलब है? सचिव सेंद्रा, एक सुरुचिपूर्ण मध्यम आयु की महिला, कागजों का ढेर लेकर दौड़ती हुई आई। रिकार्डो ने मेज पर मुट्ठी मारी, जिससे क्रिस्टल का पेन होल्डर उछल गया। यह इस सप्ताह चौथी बार है कि मैं व्यापार खो रहा हूं क्योंकि मैं इन यूरोपियनों के साथ ठीक से संवाद नहीं कर सकता, वह गुर्राया। 1 अनुवादक को नियुक्त करो, 10 को नियुक्त करो, मुझे लागत की परवाह नहीं है। मार्ता रिकार्डो की मेज के पास किताबों की अलमारी पर कपड़ा साफ कर रही थी, ऐसी किताबें जो शायद कभी नहीं खोली गई थी, सभी व्यापार और वित्तीय सफलता के बारे में। वह पूरी तरह समझ रही थी कि फोन पर आदमी क्या कह रहा था। डेलाई दे सक्सेशन, उत्तराधिकार की समय सीमा, शायद विरासत या संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कुछ, लेकिन वह केवल सफाई करने वाली थी। कौन परवाह करेगा कि वह क्या जानती थी? अध्याय 2। अप्रत्याशित की पुकार। अगली सुबह, अक्टूबर का एक दूसरा गुरुवार, मार्ता कार्यालय पहुंची तो पाया कि माहौल बिल्कुल अलग था। असामान्य हलचल थी, कर्मचारी समूहों में फुसफुसा रहे थे, सेंद्रा तत्काल फोन पर बात कर रही थी और रिकार्डो के कमरे से कागजों को हिंसक रूप से हिलाने की आवाजें आ रही थी। बगल के बैठक कक्ष की सफाई करते समय मार्ता कांच की दीवार के दूसरी ओर हो रही बातचीत को पूरी तरह सुन सकती थी। रिकार्डो अपनी महोगनी मेज पर बैठा था, दस्तावेजों के ढेर से गिरा हुआ, सिर हाथों में लिए हुए। मुझे फिर से समझाइए, उसने सेंद्रा से कहा, जो एक आधिकारिक लिफाफा पकड़े हुई थी।
एक फ्रांसीसी वकील ने कल मुझे फोन करके कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिली है जिसे मैं जानता भी नहीं। सेंद्रा ने अपने नोट्स देखे। जाहिर तौर पर मिस्टर तोरेस, आप मार्सेल के रियल एस्टेट डेवलपर मिस्टर हेनरी डुबोइस की वसीयत के लाभार्थी हैं, जो पिछले महीने गुजर गए। वकील के अनुसार आपने कुछ साल पहले उनके साथ व्यापार किया था। डुबोइस? रिकार्डो ने अपना माथा रगड़ा। हाँ, वह सनकी फ्रांसीसी जो रिसोर्ट बनाने के लिए कैस्काइस में जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन वे केवल कुछ बैठकें थी। वह मुझे विरासत कैसे छोड़ सकता है? वकील ने कुछ इस बारे में कहा कि आप एकमात्र पुर्तगाली व्यापारी थे जिसने उनकी बातचीत के दौरान उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया, सेंद्रा ने स्पष्ट किया। जाहिर तौर पर इससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। रिकार्डो ने कटु हंसी छोड़ी। विडंबनापूर्ण। मुझे याद भी नहीं कि मैं उसके साथ विशेष रूप से सज्जन था। सेंद्रा ने एक सीलबंद लिफाफा बढ़ाया। यह दस्तावेज आज सुबह एक्सप्रेस मेल से आया। वकील ने कहा कि इसमें विशिष्ट निर्देश है कि आप विरासत का दावा कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या? यह सब पुराने फ्रांसीसी में है, मिस्टर तोरेस, और समय सीमा बहुत तंग है। जवाब देने के लिए केवल 48 घंटे, फ्रांसीसी उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार। इसके बाद संपत्ति फ्रांसीसी राज्य को चली जाएगी। रिकार्डो ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कई दस्तावेज मेज पर बिछ गए, पीले कागज, आधिकारिक मुहरें, एक औपचारिक भाषा जो किसी अन्य शताब्दी से आई लगती थी। उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ी, लेकिन यह चित्रलिपि को समझने की कोशिश करने जैसा था। सेंद्रा, उस अनुवाद सेवा को फोन करो जिसका हम इतालवी अनुबंधों के लिए उपयोग करते हैं। मैंने पहले ही फोन किया है, सर। उन्होंने कहा कि इस जटिलता के कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए उन्हें कम से कम 1 सप्ताह चाहिए, और इसके अलावा कुछ अंश प्राचीन फ्रांसीसी में लगते हैं, और अन्य सेवाएं। सभी का एक ही जवाब है, यह बहुत विशिष्ट है, बहुत तकनीकी है, और समय सीमा असंभव है। रिकार्डो अचानक खड़ा हुआ, इधर-उधर चलने लगा। कितना? यह संपत्ति कितनी कीमत की है? सभी का एक ही जवाब है, यह बहुत विशिष्ट है, बहुत तकनीकी है, और समय सीमा असंभव है। रिकार्डो अचानक खड़ा हुआ, इधर-उधर चलने लगा। कितना? यह संपत्ति कितनी कीमत की है? सेंद्रा ने फिर से अपने नोट्स देखे। फ्रांसीसी वकील के अनुसार इसमें मार्सेल के बाहरी इलाकों में 18वीं शताब्दी का एक महल शामिल है, साथ ही 50 हेक्टेयर दाख की बारी, और शहर के केंद्र में कई वाणिज्यिक संपत्तियां। अनुमानित मूल्य। उसने नाटकीय विराम लिया। 15 मिलियन यूरो। जो मौनता आई वह केवल मार्ता के वैक्यूम क्लीनर की आवाज से टूटी जो वह बगल के कमरे में चला रही थी। रिकार्डो चलना बंद करके दस्तावेजों को ऐसे घूरने लगा जैसे वे फटने वाले बम हों। 15 मिलियन। वह बुदबुदाया। और मेरे पास कुछ ऐसा जवाब देने के लिए केवल 48 घंटे हैं, जिसे मैं पर भी नहीं सकता। तभी सेंद्रा को एक आइडिया आया। मिस्टर तोरेस, क्या होगा अगर हम तत्काल विज्ञापन प्रकाशित करें? किसी भी अनुवादक को उदार इनाम का प्रस्ताव दे जो आज मदद कर सके। यह करो। 50,000 यूरो की पेशकश करो। यदि आवश्यक हो तो 1 लाख। सेंद्रा फोन करने के लिए दौड़ती हुई गई, रिकार्डो को अकेला छोड़ अबोधे दस्तावेजों के साथ। वह उन्हें बेतहाशा पलटता रहा, जैसे कि इच्छाशक्ति से फ्रांसीसी शब्द जादुई रूप से पुर्तगाली में बदल जाएंगे। दीवार के दूसरी ओर मार्ता अपनी सफाई जारी रखती रही, लेकिन उसका मन पूरी तरह से अभी-अभी सुनी गई बातचीत पर केंद्रित था। 15 मिलियन यूरो, 48 घंटे, प्राचीन फ्रांसीसी। वह इस प्रकार की भाषा को अच्छी तरह जानती थी। कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय में भाषाओं की प्राध्यापिका के रूप में अपने वर्षों के दौरान उसने मध्यकालीन और शास्त्रीय काल की फ्रांसीसी भाषा में विशेषज्ञता हासिल की थी। उसका डॉक्टरेट थीसिस, जिसका वह जीवन की परिस्थितियों के कारण बचाव कभी नहीं कर सकी, फ्रांसीसी भाषा में कानूनी शब्दों के विकास के बारे में था। लेकिन वह बहुत समय पहले की बात थी। एक और जीवन, तलाक से पहले, वित्तीय कठिनाइयों से पहले, अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए कोई भी काम स्वीकार करने से पहले। मार्ता ने सिर हिलाया और सफाई जारी रखी। यह उसका मामला नहीं था। अध्याय 3,
छुपी हुई प्रतिभा। घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे थे जब मार्ता ने दोपहर के भोजन के लिए विराम लेने का निश्चय किया। उसने कार्यालय के पूरे पूर्वी भाग की सफाई पूरी कर ली थी और अब मुख्य गलियारे से होकर छोटी पेंट्री की ओर जा रही थी जहां वह अपना घर का बना सैंडविच खाती थी। तभी उसने रिकार्डो की आवाज रिसेप्शन से गूंजती हुई सुनी। वह मुख्य हॉल के बीच में खड़ा था, कार्यालय के सभी कर्मचारियों से घिरा हुआ, लगभग 20 लोग जिनमें वकील, सचिव, प्रशिक्षु और विश्लेषक शामिल थे। ध्यान से सुनो, रिकार्डो ने निराशा और दृढ़ता के मिश्रण के साथ कहा। मैं जानता हूं कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। क्या यहाँ कोई फ्रेंच जानता है? क्या किसी का कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी व्यक्ति है जो इन दस्तावेजों में मेरी मदद कर सके? उसने पीले कागजात को ऊपर उठाया। यह शायद मेरे व्यावसायिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है और यह मेरी उंगलियों से फिसल सकता है क्योंकि मैं इन शापित कागजों को नहीं पढ़ सकता। कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ ने बुनियादी फ्रेंच जानने की बात कही, अन्य ने फ्रांस में रहने वाले रिश्तेदारों का जिक्र किया। लेकिन जब रिकार्डो ने दस्तावेज दिखाए तो सभी पीछे हट गए। भाषा वास्तव में पुरानी थी, कानूनी शब्दों से भरी हुई जो आधुनिक देशी वक्ताओं के लिए भी अजीब लगती। अगर कोई कल दोपहर तक इन दस्तावेजों का अनुवाद करने और जवाब देने में मेरी मदद कर सके, रिकार्डो ने जारी रखा, तो मैं 1 लाख यूरो का इनाम देने का वादा करता हूँ। हॉल में एक प्रभावशाली मौनता छा गई। 1 लाख यूरो उनमें से कई लोगों की 2 साल की कमाई से ज्यादा था। मार्ता अपना छोटा लंच बॉक्स पकड़े पेंट्री के प्रवेश द्वार पर खड़ी दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें रिकार्डो के हाथों में दस्तावेजों पर टिक गईं। दूर से भी वह कुछ शब्द और वाक्य पहचान सकती थी। यह निस्संदेह 18वीं सदी की फ्रेंच थी, शायद नेपोलियन काल के उत्तराधिकार कानूनों से संबंधित। टेस्टामेंट ओलोग्राफ, डिस्पोजिशंस टेस्टामेंटेस, हेरिटिया यूनिवर्सल। उसने अपने आप से बड़बड़ाया, पुराने फ्रेंच वसीयती दस्तावेजों की विशिष्ट कानूनी संरचना को पहचानते हुए। तभी पाउलो, एक जूनियर वकील, ने उसे वहां खड़े देखा। मार्ता, उसने आधे मजाक आधी निराशा के साथ कहा, तुम्हें कहीं फ्रेंच नहीं आती? सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। रिकार्डो, जिसने अब तक उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, उसे देखा जैसे वह उसे 5 साल में पहली बार देख रहा हो। मार्ता का चेहरा गर्म हो गया। 20 जोड़ी आंखें उसे देख रही थी, कुछ जिज्ञासु, कुछ मनोरंजित, कुछ स्पष्ट रूप से संदेहपूर्ण। उसने लंच बॉक्स को और मजबूती से पकड़ा। हाँ, मुझे थोड़ी आती है, उसने धीरे से कहा। रिकार्डो की हंसी हॉल में गूंजी। सफाई करने वाली फ्रेंच बोलती है, कितना सुविधाजनक। उसकी आवाज में व्यंग्य के स्वर ने मार्ता को अंदर से सिकोड़ दिया। लेकिन फिर उसने दस्तावेजों को दोबारा देखा। 15 मिलियन यूरो, 48 घंटे, और यहाँ एक हताश आदमी था, उन लोगों से घिरा जो मदद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे। वास्तव में, उसने इस बार दृढ़ आवाज के साथ कहा, मैं कोयम्ब्रा विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातक हूँ, फ्रेंच भाषा में विशेषज्ञता के साथ। मैं 12 साल तक विश्वविद्यालय की प्राध्यापक थी। इसके बाद जो मौनता छाई वह बहरा करने वाली थी। रिकार्डो कई बार पलक झपकाया, जैसे वह जानकारी को समझ नहीं पा रहा हो। तो तुम प्राध्यापक थी? सेंद्रा ने वास्तव में आश्चर्य के साथ पूछा। मैं मध्यकालीन और शास्त्रीय फ्रेंच पढ़ाती थी। जब मेरा तलाक हुआ और मुझे अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण करना पड़ा तो जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। मार्ता ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं इस प्रकार के दस्तावेज को पहचानती हूँ। यह 18वीं सदी की फ्रेंच वसीयत है, शायद नेपोलियन की नागरिक संहिता के नियमों के अनुसार। रिकार्डो अभी भी उसे देख रहा था जैसे वह कोई भूत हो। तुम मुझसे कह रही हो कि जो औरत 5 साल से मेरा कार्यालय साफ करती है, वह पुरानी फ्रेंच की विशेषज्ञ है। मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, श्रीमान तोरेस। अगर आप चाहें। एक लंबे क्षण तक कोई नहीं हिला। दीवार पर घड़ी की टिक टिक ढोल की तरह लग रही थी। आखिरकार रिकार्डो ने घड़ी देखी, फिर अपने हाथों में दस्तावेज देखे, फिर से मार्ता को देखा। ठीक है, उसने हल्की कांपती आवाज के साथ कहा। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलता है, लेकिन अगर यह किसी तरह का मजाक है। नहीं है, मार्ता ने उसकी ओर चलते हुए कहा।
क्या मैं दस्तावेज देख सकती हूँ? रिकार्डो ने कागज बढ़ाने से पहले 1 सेकंड हिचकिचाया। मार्ता ने उन्हें सावधानी से लिया, जैसे वे कीमती अवशेष हो। उसकी आंखों ने तुरंत पहली लाइनों को देखा और उसने परिचय की एक जानी पहचानी अनुभूति महसूस की, जैसे सालों के बिछड़ने के बाद अपनी पसंदीदा किताब मिल जाना। Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Moi, हेनरी अलेक्जेंडर दुबोस, सेन दे कॉर्प्स एट डेस्परेट। उसने बिल्कुल सही उच्चारण के साथ जोर से पढ़ा। फुसफुसाहट पूरी तरह बंद हो गई। रिकार्डो भी उस प्रवाहता से मंत्रमुग्ध लग रहा था जिसके साथ वह पुराने लिखे हुए को पढ़ रही थी। यह एक स्वलिखित वसीयत है, मार्ता ने समझाया, वसीयतकर्ता के अपने हाथ से लिखी गई। 18वीं सदी के फ्रांस में बहुत आम। श्रीमान दुबोइस ने पारिवारिक परंपरा के कारणों से या शायद विशिष्ट कानूनी आवश्यकता के लिए पुराने प्रारूप का उपयोग किया होगा। रिकार्डो ने कठिनाई से निगला। और तुम सब कुछ अनुवाद कर सकती हो? मार्ता ने दस्तावेजों की जांच जारी रखी, पन्नों को सावधानी से पलटते हुए। कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरा और सटीक अनुवाद के लिए कुछ घंटे चाहिए होंगे। इस तरह के दस्तावेज में त्रुटियां नहीं हो सकती। कोई भी अशुद्धता पूरी कानूनी प्रक्रिया को अमान्य कर सकती है। कितने घंटे? रिकार्डो ने बेचैनी से पूछा। अगर मैं अभी शुरू करूं और बिना रुकावट के काम करूं, कल सुबह 10 बजे तक सब कुछ तैयार हो सकता है। रिकार्डो ने चारों ओर देखा, सभी कर्मचारियों को जो अभी भी उन्हें देख रहे थे, फिर वापस मार्ता को देखा। और तुम इसके लिए कितना चाहती हो? सवाल ने मार्ता को चौंका दिया। उसने पैसे के बारे में नहीं सोचा था, उसने आवेश में मदद की पेशकश की थी, शायद करुणा से, शायद अपनी भूली हुई क्षमताओं का फिर से उपयोग करने के मौके से। हाँ, नहीं जानती, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। तुम मेरी जान बचा लोगी, मार्ता। सचमुच मेरी जान बचा लोगी। अगर तुम यह अनुवाद सही तरीके से कर दो, तो मैं तुम्हें 50,000 यूरो दूंगा। यह तुम्हारी यहाँ 5 साल की कमाई से ज्यादा है। मार्ता के पैर कांपने लगे। 50,000 यूरो। यह उसकी बेटी की कॉलेज फीस, कर्जों का भुगतान, शायद फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए भी पर्याप्त पैसा था। ठीक है, उसने दस्तावेजों को अपने सीने से लगाते हुए कहा। मैं मान जाती हूँ। अध्याय 4, मोड़। मार्ता ने उस रात नींद नहीं ली। वह अपने छोटे घर की रसोई की मेज पर बैठ गई थी, पुराने शब्दकोशों, फ्रेंच कानून की किताबों से घिरी हुई जो उसने विश्वविद्यालय के दिनों से संभाल कर रखी थी, और नोटपैड का एक है। उसकी 19 साल की बेटी, सोफिया, पूरी रात उसके लिए कॉफी और सैंडविच लाती रही, यह देखकर हैरान थी कि माँ उन टेक्स्ट में इतनी डूबी हुई है, जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। माँ, क्या तुम वाकई यह सब समझती हो? सोफिया ने फ्रेंच नोट्स से भरे पन्नों को देखते हुए पूछा। साइकिल चलाने की तरह, मार्ता ने दस्तावेज से आंखें हटाए बिना जवाब दिया। पूरी तरह कभी नहीं भूलते। काम बहुत बारीक था। हर शब्द को जांचना पड़ता था, हर कानूनी शब्द को कई स्रोतों में देखना पड़ता था। हेनरी दुबोइस की वसीयत कानूनी जटिलता की एक कलाकृति थी, सशर्त खंडों से भरी, नेपोलियन कानूनों के संदर्भों और तकनीकी शब्दों से जो 1 सदी से अधिक समय से अप्रचलित हो चुके थे। सुबह 6 बजे मार्ता ने आखिरकार अनुवाद पूरा किया। उसने 2 संस्करण तैयार किए थे, एक शाब्दिक अनुवाद, शब्द दर शब्द, और एक आधुनिक व्याख्या जो हर खंड के कानूनी अर्थ को समझाती थी। उसने रिकार्डो के लिए सरल भाषा में एक कार्यकारी सारांश भी तैयार किया था। वह सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंची, समय सीमा से 2 घंटे पहले। उसने रिकार्डो को पहले से ही वहां पाया, नर्वस होकर कमरे में टहलते हुए, फोन कान से लगाए फ्रेंच वकील से बात करते हुए। हाँ, मोंसियर मार्टिनो, मैं तात्कालिकता समझता हूँ। नहीं, मेरे पास अभी तक अनुवाद नहीं है। क्या? दोपहर परम सीमा है। रिकार्डो ने फोन काटा और मार्ता की ओर मुड़ा। हो गया। मार्ता ने मेज पर एक व्यवस्थित फोल्डर रखा। हो गया, और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण समाचार है। रिकार्डो ने कांपते हाथों से फोल्डर खोला। वहां पूरा अनुवाद था, टाइप किया गया और स्पष्ट भागों में व्यवस्थित, हाशिए में व्याख्यात्मक नोट्स के साथ। पहले, मार्ता ने शुरू किया, आप वास्तव में हेनरी दुबोइस के सार्वभौमिक वारिस हैं।
उन्होंने इसके बारे में बहुत विशिष्ट निर्देश छोड़े हैं। क्यों? मुझे उस आदमी की मुश्किल से याद है। मार्ता ने अपने नोट्स देखे। वसीयत के अनुसार श्रीमान दुबोइस ने लिखा है कि वे इस बात से प्रभावित थे कि आप एकमात्र पुर्तगाली व्यापारी थे जिसने एक विदेशी के साथ गरिमा से व्यवहार किया, पुर्तगाली के बजाय फ्रेंच कॉफी पेश की और उनके परिवार के बारे में पूछा। जाहिर है यह उनके लिए बहुत मायने रखता था। रिकार्डो ने भौहें चढ़ाई। याद है स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया था कि पत्नी बीमार थी और मैंने उनके बारे में पूछा था। यह केवल बुनियादी शिष्टाचार था। उनके लिए यह इससे कहीं ज्यादा था। लेकिन एक शर्त है। कौन सी? मार्ता ने अनुवाद में एक विशिष्ट पैराग्राफ की ओर इशारा किया। आपको व्यक्तिगत रूप से 3 विशिष्ट सवालों के जवाब देने होंगे, लिखित में, और आज दोपहर तक जवाब भेजना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते या गलत जवाब देते हैं तो विरासत स्वचालित रूप से एक फ्रेंच चैरिटी फाउंडेशन को चली जाएगी। रिकार्डो ने सवाल पढ़े, मार्ता के अनुवाद में पुर्तगाली में लिखे हुए। एक अंतिम बैठक के दौरान हेनरी डुबोइस ने आपको जो अंतिम इच्छा बताई थी वह क्या थी? 2. उस अवसर पर आपने उन्हें क्या व्यावसायिक सलाह दी थी? 3. आपको क्यों लगता है कि आप इस विरासत के हकदार हैं? मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं, रिकार्डो ने हताशा से कहा। यह साल पहले की बात है। मैं कैसे जवाब दूंगा? मार्ता एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से कहा, श्रीमान तोरेस, क्या मैं कुछ सुझा सकती हूँ? कुछ भी। अपनी आंखें बंद करें और उस बैठक को याद करने की कोशिश करें। जबरदस्ती न करें, यादों को स्वाभाविक रूप से आने दें। रिकार्डो ने उसे देखा जैसे वह पागल हो, लेकिन आज्ञा मानी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यह सर्दी थी, कुछ मिनट बाद बड़बड़ाया। दिसंबर। उन्हें जुकाम था, खांसी आ रही थी। पत्नी के बारे में बात की, जो पेरिस में अस्पताल में भर्ती थी। कहा कि रिकार्डो ने अचानक आंखें खोली। कहा कि उनकी अंतिम इच्छा मार्सेली में पारिवारिक संपत्ति में मरना था, जहां वे बड़े हुए थे। मार्ता मुस्कुराई। और सलाह? रिकार्डो ने ध्यान लगाना जारी रखा। मैंने उनसे कहा था कि परिवार व्यवसाय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि उन्हें फ्रांस वापस जाना चाहिए और पुर्तगाल में निवेश के पीछे भागने के बजाय अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। और आप विरासत के हकदार क्यों हैं? इस सवाल ने रिकार्डो को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। वह लंबे समय तक चुप रहा, फिर सीधे मार्ता को देखा। ईमानदारी से, उस समय मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ भी हकदार हूँ। मैं बस इंसान था। मैंने उनके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा मैं चाहता कि अगर मैं विदेश में होता तो मेरे साथ किया जाता। मार्ता ने एक कलम उठाई और जवाब औपचारिक फ्रेंच में लिखना शुरू किया। यह बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमान तोरेस। 11:45 बजे सेंड्रा ने मार्सेली की वकील फर्म को फैक्स के द्वारा जवाब भेजे। 11:58 बजे फोन की घंटी बजी। रिकार्डो ने तनावपूर्ण आवाज से फोन उठाया। हेलो? फ्रेंच वकील की आवाज भारी उच्चारण के साथ पुर्तगाली बोलते हुए स्पीकर से गूंजी। मोंसियर तोरेस, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके जवाब स्वीकार कर लिए गए हैं। आप आधिकारिक तौर पर दुबोइस संपत्ति के नए मालिक हैं। बधाई। कार्यालय में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। जो कर्मचारी परिणाम देखने के लिए इकट्ठे हुए थे उन्होंने खुशी से चिल्लाया। रिकार्डो एक पल के लिए खड़ा रहा, जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा हो, फिर मार्ता की ओर मुड़ा। तुमने मेरी जान बचा ली, उसने भर्राई आवाज में कहा। मार्ता मुस्कुराई, अभी भी मूल दस्तावेज पकड़े हुए। बस अपना काम किया, श्रीमान तोरेस। नहीं, तुमने इससे कहीं ज्यादा किया है। अध्याय 5, मान्यता और परिवर्तन। एक सप्ताह बाद रिकार्डो ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ एक बैठक बुलाई। मार्ता सामान्य रूप से काम करती रही थी, सफाई और व्यवस्था करती रही, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसने महसूस किया था कि लोगों के उसे देखने के तरीके में कुछ बदलाव आया था। कृपया सभी बैठ जाइए, रिकार्डो ने असामान्य रूप से औपचारिक होकर कहा। एक विस्तृत कॉफी टेबल तैयार की गई थी और फ्रांसीसी शैंपेन भी था, एक विडंबना जो किसी का ध्यान नहीं गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं,
पिछले सप्ताह हमने एक असाधारण स्थिति का सामना किया और हमने पाया कि हमारी नाक के नीचे एक खजाना छुपा हुआ था। उन्होंने मार्ता की ओर इशारा किया, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, अभी भी अपनी कार्य वर्दी पहने हुए। मार्ता सांताना केवल हमारी कर्मचारी नहीं है, वह भाषाओं की विशेषज्ञ है और उच्च शिक्षा प्राप्त है, जो जीवन की परिस्थितियों के कारण सफाई कर्मी के रूप में काम कर रही थी। उनके ज्ञान और समर्पण के कारण हम एक कानूनी मुद्दे को हल करने में सफल हुए, जिससे मुझे 15 मिलियन यूरो की विरासत मिली। कमरे में प्रशंसा की गुनगुनाहट फैल गई। मैंने मार्ता को अनुवाद के लिए 50,000 यूरो का वादा किया था और यह वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, रिकार्डो ने एक नाटकीय विराम लिया। मार्ता, मैं चाहूंगा कि आप इस कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक का पद संभालें, 5,000 यूरो मासिक वेतन के साथ, पूर्ण लाभों के साथ। मोंता उत्साही तालियों से टूटी। मार्ता की आंखों में आंसू आ गए। इसके अतिरिक्त, रिकार्डो ने जारी रखा, आपने मुझे जो अवसर दिया, उसके कृतज्ञता स्वरूप मैं विरासत का 5% आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसका मतलब है 7,50,000 यूरो। इस बार मोंता पूर्ण थी। मार्ता के पैर कांपने लगे। श्रीमान तोरेस, मैं इतना पैसा स्वीकार नहीं कर सकती, वह कहने में सफल हुई। कर सकती है और करेंगी। आपके बिना मैं सब कुछ खो देता। यह पैसा आपका हक है। सांद्रा खड़ी हुई और तालियां बजाने लगी। उसके बाद अन्य सभी ने। मार्ता अब खुले आम रो रही थी, खुशी, राहत और कृतज्ञता के आंसू जिन्हें उसने वर्षों से संजोया था। लेकिन रिकार्डो का अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक और बात है, उन्होंने कहा, जब तालियां थम गईं। इन 5 वर्षों के दौरान मैंने आपको अदृश्यता के साथ, अनादर के साथ व्यवहार किया, जैसे कि आप फर्नीचर से भी कम महत्वपूर्ण थी। यह अस्वीकार्य और अक्षम्य था। वह सभी कर्मचारियों का सामना करने के लिए मुड़े। मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है, किसी व्यक्ति को उसकी वर्दी, उसके काम या उसकी सामाजिक स्थिति से न आके। असाधारण प्रतिभाएं सबसे अप्रत्याशित स्थानों से उभर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति अपने कार्य की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा का हकदार है। रिकार्डो मार्ता के पास गए और अपना हाथ बढ़ाया। मार्ता, क्या आप मुझे इन सभी वर्षों में आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ करेंगी? मार्ता ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ा। बिल्कुल, श्रीमान तोरेस, हम सभी दूसरे मौके के हकदार हैं। रिकार्डो, उन्होंने सुधारा। मुझे रिकार्डो कहिए, और मुझे एक बेहतर इंसान बनने का दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। उपसंहार, 6 महीने बाद। छोटा समारोह अप्रैल की एक धूप भरी सुबह कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। मार्ता सांताना, अब 48 वर्ष की, पारंपरिक गाउन पहने हुए डॉक्टरेट पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही थी, जिसे उन्होंने दशकों पहले छोड़ दिया था। उनका शोध प्रबंध, फ्रांसीसी भाषा में कानूनी शब्दों का विकास, नेपोलियन युग से आधुनिक समय तक प्रशंसा के साथ बचाव किया गया था। दर्शकों में सोफिया गर्व से तालियां बजा रही थी, रिकार्डो तोरेस और कार्यालय के कई सहयोगियों के साथ। विरासत के पैसे के एक हिस्से से मार्ता ने सभी कर्ज चुकता कर दिया था, अपने और अपनी बेटी के लिए एक आरामदायक घर खरीदा था और दोनों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बचत में निवेश किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने कुछ वापस पाया था जिसे वे हमेशा के लिए खो देने का सोचती थी, अपनी पेशेवर पहचान और अपना आत्मसम्मान। तोरेस एंड एसोसिएट्स कार्यालय सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण का उदाहरण बन गया था। रिकार्डो ने सभी कर्मचारियों के लिए उनके पद की परवाह किए बिना निरंतर शिक्षा कार्यक्रम लागू किया था और भेदभाव और अदृश्यता के खिलाफ स्पष्ट नीतियां स्थापित की थी। आप जानती हैं, स्नातक समारोह के दौरान रिकार्डो ने मार्ता से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हेनरी दुबोइस को पता था कि जब उन्होंने वह वसीयत लिखी तो वे क्या कर रहे थे। कैसे? शायद वे जानते थे कि वह विरासत न केवल मेरी वित्तीय जिंदगी बदलेगी, बल्कि मुझे लोगों के मूल्य को पहचानने के बारे में कुछ बहुत अधिक मूल्यवान सिखाएगी। मार्ता ने मुस्कुराते हुए सोफिया को देखा, जो कार्यालय के सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ने की अपनी योजनाओं के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। शायद वे जानते थे, उन्होंने सहमति जताई, या शायद यह केवल नीति थी। रिकार्डो ने अपना सिर हिलाया।
यह नेति नहीं थी, मार्ता, यह साहस था। आपका साहस मदद की पेशकश करने का, तब भी जब सभी ने संदेह किया। आपका साहस यह दिखाने का कि आप दिखने से कहीं अधिक थी, और आपका साहस यह स्वीकार करने का कि आप गलत थे, मार्ता ने जवाब दिया। वह भी गिनती में आता है। वे एक क्षण के लिए चुप रहे, अपने चारों ओर के उत्सव को देखते रहे। विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों के कर्मचारी बराबरी से बात कर रहे थे। सोफिया अपने उज्जवल भविष्य की योजना बना रही थी, आपसी सम्मान का वातावरण जो 6 महीने पहले मौजूद नहीं था। आप जानती है, इस पूरी कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा क्या था? मार्ता ने पूछा। क्या? 5 साल तक मैंने रोजाना आपके कमरे की सफाई की। 5 साल तक व्यापार में सफलता के बारे में उस किताबों की शेल्फ पर पोछा लगाया। और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा व्यापार तब हुआ जब आपने किसी के साथ बुनियादी इंसानियत से व्यवहार किया। रिकार्डो हंसे, एक वास्तविक खुशी भरी आवाज जिसे मार्ता ने पहले कभी नहीं सुना था। और मेरी सबसे बड़ी पेशेवर उपलब्धि, उन्होंने जोड़ा, विश्वविद्यालय की डिग्री से नहीं, बल्कि एक सरल वाक्य से आई, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उस रात अपने नए घर में अपनी डिग्री को सावधानी से रखते समय मार्ता ने जिंदगी के अजीब रास्तों पर विचार किया। कभी कभी उन्होंने सोचा, हमें यह जानने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं, पूरी तरह से खो जाना पड़ता है। कभी कभी हमें अपनी सच्ची कीमत सीखने के लिए अदृश्य होना पड़ता है। और कभी कभी हमें केवल यह कहने का साहस चाहिए, मैं मदद कर सकती हूँ। मार्ता सांताना की कहानी लिस्बन के व्यापारिक वृत्तों में एक आधुनिक किंवदंती की तरह फैली। सफाई कर्मी जो निदेशक बनी, अदृश्य महिला जिसने एक शक्तिशाली आदमी की जिंदगी बदल दी। लेकिन उनके लिए सच्ची जीत पैसे या मान्यता में नहीं थी। वह उस क्षण में थी जब उन्होंने शीशे में देखा और उस व्यक्ति को पहचाना जो वे हमेशा थी, लेकिन जिसे वे कुछ समय के लिए भूल गई थी। एक बुद्धिमान, सक्षम और मूल्यवान महिला जो सम्मान और अवसरों की हकदार थी। और यह, उन्होंने पाया, सबसे कीमती विरासत थी।